साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। आज 1 जनवरी है और आज से 2025 की शुरुआत हो रही है। नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं विमल सर की तरफ से। ये वर्ष आपके लिए शुभकारी हो, मंगलमय हो और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। आज से हम प्री बीएड और प्री डीएलएड दोनों का सेम सिलेबस रहता है। शिक्षण अभिरुचि में आज हम फर्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। आज के जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक करके शिक्षण अभिरुचि की कंप्लीट टॉपिक्स पर बात करेंगे। हमारी ये खुद की हैंड रिटन नोट्स हैं जिसके माध्यम से हम आपको क्लासेस देंगे। 30 नंबर के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और आज से रेगुलर क्लासेस प्रतिदिन सुबह 8 बजे आपको मिलेगी। और मैं आपको बता दूं, हर टॉपिक के बाद आपके शिक्षण अभिरुचि जितनी भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होती चले जाएंगी। तो चलिए आज की कक्षा की मैं शुरुआत करूं। टॉपिक 1 है और आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति क्या होती है। अर्थात एक शिक्षक है, उसमें छात्रों के प्रति क्या अभिवृत्ति है, हमारी ये फर्स्ट टॉपिक है। चलिए डिस्कस करें। इसके पहले हमको जानना जरूरी है कि आखिर ये अभिवृत्ति शब्द क्या होता है। देखिए, हम परिभाषित रूप में पहले इसको समझें। किसी व्यक्ति, वस्तु, संस्था या स्थिति के प्रति एक विशेष प्रकार का व्यवहार अभिवृत्ति है। यदि हम अपनी भाषा में बात करें साथियों इनकी, तो अभिवृत्ति का तात्पर्य एक प्रकार से व्यवहार है। क्या है भाई? व्यवहार है। अर्थात हमारा व्यवहार व्यक्ति के साथ कैसा होगा, किसी वस्तु के लिए कैसा होगा, कोई भी इंस्टीट्यूट है या किसी स्थिति के लिए हम किस तरह का व्यवहार करते हैं, वही हमारा व्यवहार क्या कहलाता है? अभिवृत्ति कहलाता है। अर्थात जैसे मैं एक शिक्षक हूँ तो मेरा व्यवहार छात्रों के प्रति कैसा होगा। जैसे एक डॉक्टर है, उसका व्यवहार मरीजों के प्रति कैसा होगा। जैसे कि एक मरीज है, उनका व्यवहार डॉक्टरों के प्रति कैसा होगा। और वही व्यवहार क्या कहलाता है? हमारा अभिवृत्ति कहलाता है। ठीक है। और इस अभिवृत्ति को बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया हुआ है। चलिए एक दो हम डेफिनेशंस इस पर बात कर लेते हैं। तो रेमर्स, रूमेल तथा गेज, इन तीनों ने मिलकर के एक परिभाषा दी अभिवृत्ति को लेकर। क्या कहा इन्होंने? अभिवृत्ति अनुभवों के द्वारा व्यवस्थित व संवेगात्मक प्रवृत्ति है जो किसी मनोवैज्ञानिक पदार्थों या वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करती है। देखो, रिएक्शन, प्रतिक्रिया की यहाँ पर जब बात हो रही है ना, तो किसी भी व्यक्ति के प्रति जो हमारा अनुभव है, जैसे मान लीजिए मैं एक शिक्षक के पास पढ़ने जाता हूँ। ठीक है, मैं एक छात्र हूँ मान लीजिए, और मैं क्या करता हूँ, शिक्षक के पास पढ़ने जाता हूँ। मुझे लगता है कि वो शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाता है, उनका पढ़ाया हुआ मेरे दिमाग में बैठ जाता है ना, मेरे दिमाग में उनका पढ़ाया हुआ बिल्कुल बैठ जाता है। तो मेरी जो उनके प्रति एक सकारात्मक सोच रहेगी, एक सकारात्मक प्रतिक्रिया रहेगी, पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी। और यही पॉजिटिव या जो निगेटिव थिंकिंग, अगर मेरे को लगता है कि ये गुरुजी है तो मैंने पढ़ाए नहीं, थोथो लो लोए, है ना, तो अब ओकर प्रति मोर मन में निगेटिविटी रही कि ये बिल्कुल पढ़ाए नहीं जाने, एक कर नहीं जाना है। अब 4 जन रही तो कहीं वो नहीं जाने, पढ़ाए समझ में नहीं आए, बढ़िया पढ़ाती तो समझ में आती। तो इस तरह से जो एक प्रतिक्रिया जो आती है ना, वो हमारा क्या कहलाता है? अभिवृत्ति कहलाता है। कुल मिला के ये व्यवहार ही है ना, ये व्यवहार ही है जो कि निगेटिव या पॉजिटिव दोनों वे में हमको देखने को मिलता है। ये कथन रेमर्स, रूमेल तथा गेज ने दिया है। देखो, जितने भी कथन है ना, उनको हम बिल्कुल रट्टा मार के रखो, एग्जाम में एज इट इज पूछते हैं। ठीक है, इसी को लेकर अर्थात अभिवृत्ति को थर्स्टन ने भी परिभाषित किया है अपने तरीके से। देखो, थर्स्टन ने अभिवृत्ति को लेकर क्या कहा कि जो मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक पदार्थों से संबंधित कुछ सकारात्मक तथा
नकारात्मक प्रभावों की मात्रा। देखो इन्होंने भी वही चीज़ें कहा है, घुमा फिरा के सिर्फ और सिर्फ व्यवहार की बात की जाती है और अभिरुचि का संबंध ही व्यवहार है। जब आप शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न हल करते होंगे ना साथियों, या हल करेंगे, तो आप देखना बार बार अभिरुचि नाम का एक शब्द आता है, तो वहाँ पर अभिरुचि से आप सीधे व्यवहार को ही पकड़ना और उसी के आधार पर आप चारों विकल्पों के उत्तर खोजोगे तो फिर उसका आपको सही उत्तर मिलेगा साथियों। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लें इस अभिवृत्ति के प्रकार की। आखिर ये जो अभिवृत्ति होता है कितने प्रकार का होता है? देखिए भाई, तो ये अभिवृत्ति दो प्रकार के होगी। पहला है आपके सकारात्मक अभिवृत्ति और दूसरा नकारात्मक अभिवृत्ति, जो हमने बात किया पहले विशेषताओं में, इनकी परिभाषाओं में। ठीक है, तो ये जो अभिवृत्ति है दो प्रकार की है, सकारात्मक जिसे भवात्मक बोलते हैं और नकारात्मक जिसे निषेधात्मक का नाम दिया जाता है। सबसे पहले हम सकारात्मक को देखते हैं। किसी वस्तु, संस्था, व्यक्ति, धर्म, विचार या प्रक्रिया के प्रति विश्वास, पसंद, आकर्षण, स्वीकृति व उसके अनुकूल अपने आप को समायोजित करने का प्रयास को ही सकारात्मक अभिवृत्ति कहते हैं। देखो सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो किसी संस्था के प्रति हो, अर्थात जैसे कोई भी संस्था अगर अच्छा काम कर रहा है, हमको लग रहा है कि वो अच्छा काम कर रहा है, हम उसका सहयोग दे रहे हैं, है ना, हमारा व्यवहार सहयोगात्मक है, तो ये पॉजिटिव है। उस व्यक्ति के प्रति उसका आचरण अच्छा है करके हम उसका साथ देते हैं, ना। चाहे धर्म हो, अगर उस धर्म में अच्छा काम हो रहा है, अच्छे विचार हैं, अच्छी प्रतिक्रिया, अच्छी प्रक्रियाएं हैं, यदि विश्वास है, अर्थात उन चीज़ों में हमको यदि विश्वास हो रहा है, हमें वो चीज़ पसंद आ रहा है, या कोई भी कार्य जो है हमें आकर्षित कर रहा है, जिससे कि हम उसमें अपनी सकारात्मक स्वीकृति दे पा रहे हैं, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, यही जो प्रयास, अर्थात हम उसमें स्वयं को ढालने की कोशिश करते हैं और यही हमारा व्यवहार क्या कहलाता है, सकारात्मक अभिवृत्ति कहलाता है। ठीक है, चलिए नकारात्मक या निषेधात्मक अभिवृत्ति को समझें क्या होता है। तो देखिए किसी राजनीतिक पार्टी, देखो कोई राजनीतिक पार्टी हो सकता है, स्थान, प्रक्रिया, जाति या व्यक्ति के प्रति घृणा, अविश्वास, निराशा, अपने को उससे दूर रखने का प्रयास नकारात्मक अभिवृत्ति है। देखो हमारा जो व्यवहार है उसके प्रति बिल्कुल निगेटिव है, गुस्सा हो सकता है, क्रोध का भाव हो सकता है। जैसे किसी राजनीतिक पार्टी, बढ़िया उदाहरण, जैसे हम किसी राजनीतिक, जैसे मान लीजिए वर्तमान में जिसकी सरकार है, यदि हमको लगता है कि वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो उसके प्रति मन में क्या होती है, घृणा हो जाती है, गुस्सा का भाव आ जाता है। कोई स्थान जहाँ से हमारा लगाव होता है, यदि उस स्थान में कोई ऐसी घटना घट गई जो कि ना होना चाहिए, तो उसके प्रति हमारे मन में क्या हो जाता है, घृणा का भाव आ जाता है। कोई प्रक्रिया, कोई जाति, या आजकल होता है ना ऊंची नीची जाति को लेकर घृणा का भाव आ जाता है। तो ये सब क्या है, व्यक्ति के प्रति जो घृणा है, उनके प्रति अविश्वास, निराशा का भाव, जिससे कि हम उससे दूर होने का प्रयास करते हैं, तो यही हमारा नकारात्मक अभिवृत्ति कहलाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं इसमें शिक्षण अभिवृत्ति। चलिए अभी तो केवल हमने अभिवृत्ति को परिभाषित करने का प्रयास किया, अब हम शिक्षण में जब आते हैं तो शिक्षण में अभिरुचि क्या होता है, अभिवृत्ति क्या होता है। देखिए अभिवृत्ति है ना, अभिरुचि अलग चीज़ है। तो अभिवृत्ति की बात हो रही है, तो शिक्षण अभिवृत्ति शिक्षक का वह व्यवहार है जो उसके तीनों मनोवैज्ञानिक पक्षों, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोवैज्ञानिक पक्षों से प्रभावित होकर सामने आता है। जब बात होती है ना शिक्षण में, और जब बात शिक्षण में होगी तो बात शिक्षक की होगी, है ना। जब बात शिक्षण में होगी तो शिक्षण कार्यकर्ता कौन है, तो हमारे गुरुजी तो करते ना भाई, है ना। तो हमारे शिक्षक ही शिक्षण कार्यकर्ता है। और ये जो शिक्षक का व्यवहार है वो मनोवैज्ञानिक होगा। अब मनोवैज्ञानिक क्या है, अर्थात बच्चों के मन को समझकर कि बच्चा क्या चाहता है, उनकी रुचि क्या है,
वो क्या पढ़ना चाहता है, किस क्षेत्र में वो इंटरेस्टेड है, अगर वो हम समझ रहे हैं ना एक शिक्षक, तो वही मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, मन को समझना, उनके मन को समझना ही मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, इसके अलावा उसके ज्ञानात्मक पक्ष अर्थात ज्ञान को समझना, उनके भावनात्मक, उनका लगाव, उनका भावनात्मक जुड़ाव किस ओर है। यदि हम उन तमाम बिंदुओं को, उन तमाम पक्षों को समझकर यदि हम प्रभावित होते हैं और हमारा जब व्यवहार सामने आता है उसके प्रति, ठीक है, इन तमाम चीज़ों से हम जब प्रभावित हो जाते हैं और हमारा व्यवहार जब सामने आता है तो वो है हमारा शिक्षण अभिरुचि। ठीक है, अर्थात शिक्षक की अभिवृत्ति, शिक्षक अभिवृत्ति। ओके, अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है अभिरुचि, जो मैं गलती से बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है। तो क्यों निकल रहा होगा, ये भी तो कुछ है, कुछ मायने रखता है। तो अभिवृत्ति पर अभी देखिए हमने अभिवृत्ति पर बात किया, अब हम बात करते हैं अभिरुचि पर। क्या है ये अभिरुचि? तो किसी एक क्षेत्र या समूह में व्यक्ति की कार्य कुशलता की विशिष्ट योग्यता या विशिष्ट क्षमता की अभिरुचि है। अब विशिष्ट क्षमता है मतलब किसी विशेष क्षेत्र की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए, एक क्षेत्र या समूह में, जैसे कोई भी विशेष क्षेत्र और उस क्षेत्र में कितना वो कार्य कुशल है। जैसे एक कुम्हार मटका बनाता है, अब वह उस मटका बनाने में कितना कार्य कुशल है। जैसे एक विद्यार्थी, कक्षा का एक विद्यार्थी कबड्डी खेलता है, अब वो कबड्डी खेलने में कितने कुशल है, वह उसकी कार्य कुशलता या उसकी विशिष्ट योग्यता या उसकी विशिष्ट जो क्षमता है वही अभिरुचि है। अर्थात उनकी रुचि जो कि एक विशेष क्षेत्र में होती है वह अभिरुचि है। अगर हम अपनी भाषा में समझने का प्रयास करें तो साथियों यही होगा, बच्चों की ऐसी रुचि या व्यक्ति की भी हम कह सकते हैं ना, एक विशेष क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली ऐसी रुचि जिसकी कार्य कुशलता उस क्षेत्र में अलग होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, अभिरुचि कहलाएगा। जैसे कुम्हार का घड़ा बनाना है ना, एक टेलर का कपड़े की सिलाई करना, कोई भी हो सकता है। एक बच्चा जैसे अच्छी लिखावट, तो उनकी लिखने की जो रुचि है उनकी कार्य कुशलता को बेहतर बनाता है। अब ये अभिरुचि को भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने परिभाषित किया है। उनमें से एक की मैं बात कर रहा हूँ, वो है बर्किंघम। कौन है भाई? बर्किंघम। बर्किंघम ने अभिरुचि को क्या कहा कि अभिरुचि किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण के पश्चात उनके ज्ञान, दक्षता या प्रक्रियाओं को सीखने की योग्यता है। देखो क्या कहलाता है अभिरुचि। जैसे मुझे बाइक बनाना सीखना है, मैं प्रशिक्षण लूँगा किसी के गैरेज में जाके काम बुता करिया तो मोला गाड़ी मोटर बनाए पर सीखा ही, तो मैं का हो जाऊँ वो क्षेत्र में कुशल हो जाऊँ, है ना भाई। अब यही हमारी जो कुशलता है, अर्थात प्रशिक्षण लेने के बाद जो मुझ में स्किल आई, जो मुझ में कुशलता आई, वही कुशलता क्या कहलाएगी, अभिरुचि कहलाएगी। उस क्षेत्र विशेष में मेरी जो रुचि है अब बढ़ गई है क्योंकि उसमें मैंने पकड़ बना लिया है, तो ये है अभिरुचि। क्लियर है भाई? तो अभिवृत्ति और अभिरुचि दो चीजें अलग है ना। अभिवृत्ति मतलब व्यवहार को प्रकट करता है और अभिरुचि उनकी एक विशेष क्षेत्र में रुचि को प्रकट करता है। ओके भाई, अब बच्चों के प्रति एक शिक्षक का क्या दायित्व होगा। देखो आप एक शिक्षक बनने जा रहे हो ना, आप प्री बीएड प्री डीएलएड की तैयारी कर रहे हो, मतलब आप आगे भविष्य में एक शिक्षक बनोगे। गवर्नमेंट क्षेत्र हो या प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट शिक्षक बनोगे तो आपका बच्चों के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए। देखो भाई, सबसे पहले तो आपको बच्चों को प्रशिक्षित करना है। तो क्यों? पहले तो उनमें ज्ञानवान उनको बनाना है, अर्थात बच्चों में बौद्धिक क्षमता का विकास हो। अब बौद्धिक क्षमता मतलब उनमें इस तरह से बुद्धि विकसित हो कि जब बच्चों के सामने समस्या आए तो बच्चा अपने विवेक से उस समस्या का क्या कर सके, समाधान कर सके। ठीक है, अर्थात उनमें इस तरह आपको ज्ञान देना है, सुसंस्कृत बनाना है, उसको आचरण अच्छा हो, सुसंस्कृत हो,
लोगों के प्रति उनका व्यवहार अच्छा हो, उनमें नैतिकता के गुण आए, क्या सही है क्या गलत है वो उसको पता रहे, बच्चों को पता रहे। नैतिक कार्य और अनैतिक कार्य, अच्छा और बुरा, भला और बुरा, इन चीज़ों की जब बच्चे पहचान कर लेते हैं, है ना, तो कैसे एक शिक्षक का ये दायित्व तो होगा कि इन्हीं चीज़ों को जो है एक शिक्षक बच्चों को बताए, उनकी नैतिकता अनैतिकता, उनकी रुचि, सभी चीज़ें जब हम बच्चों को बताते हैं, ये हमारा एक शिक्षक के रूप में दायित्व हो जाता है। और जब आप भी एक शिक्षक बनोगे साथियों, तो आपका भी ये दायित्व हो जाएगा कि आप भी जो है बच्चों को इस तरह से गाइड करें कि वो आगे चल के क्या बने, एक अच्छा नागरिक बन सके। ठीक है भाई, हर शिक्षक का यही उद्देश्य ही। क्या कोई गुरुजी चाहते कि मोर पढ़ाए लड़का गुंडा बने, अपराधी बने, क्रिमिनल बने? नो, सभी टीचर्स चाहते हैं कि उनके बच्चे उससे भी ज़्यादा नाम कमाएं। यदि एक टीचर गुरुजी है, यदि मैं टीचर बनना हूँ तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे बच्चे कलेक्टर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ठीक है, टीचर बने तो बड़े पद पर जाए और प्रोफेसर बने, है ना, वो किसी यूनिवर्सिटी में कहना चाहिए कुलपति के पद पर, चांसलर के पद पर कार्य करे, है ना। हर कोई चाहता है भाई कि वो उससे ऊपर जाए। ठीक है, यह एक शिक्षक का दायित्व है। इसके अलावा देखिए, शिक्षक की बात जब हम कर रहे हैं तो कुछ और बातें आती है कि जो छात्र होते हैं गीली मिट्टी की तरह है। बिल्कुल सही बात है। जब एक बच्चा विद्यालय आता है ना साथियों, विद्यालय आकर के वो बहुत सारे ज्ञान लेके आता है अपने समाज से, अपने परिवेश में। नान लइका मन सक जब भवरा माटी खेल के स्कूल आए रहे थे ना, शुरू कक्षा में जब भर्ती ले रहे थे, बिल्कुल अपन परिवेश के बारे में कुछ भी पूछ ले मन जानते। अर्थात वो सिर्फ एक गीली मिट्टी है, हम उसको जिस आकार में देना चाहेंगे ना उस आकार में हम दे सकते हैं, बशर्ते एक शिक्षक यदि बेहतर शिक्षा देगा तो बच्चे भी बेहतर दिशा में जा सकते हैं। शिक्षक देखो, छात्र गीली मिट्टी है और एक शिक्षक माली की तरह है। और माली की तरह है, जिस तरह से माली क्या करता है साथियों, फूलों को वो खिलने के लिए क्या करता है, उनकी मदद करता है, उसमें खाद डालता है, पानी डालता है, और वो एक छोटे से डोहरू ले बड़का फूल बना देते। ठीक उसी तरह से एक शिक्षक का कार्य है कि छोटकन लइका ला, डोहरू ला बढ़िया से सुंदर फूल बनाना, एक अच्छा फूल बनाना कि ओकर उपयोगिता बढ़िया रहे, समाज में वो अच्छा कार्य कर सके, एक सच्चा नागरिक वो बन सके, है ना। अब बच्चों का प्रथम गुरु देखो, बच्चे की जो प्रथम गुरु उसकी माँ होती है, इस पॉइंट को भी इसमें याद रखना। ठीक है, और माँ के बाद दूसरा स्थान शिक्षक का होता है। अगर प्रश्न आ गया आपको शिक्षण अभिरुचि में कि बच्चों के प्रथम गुरु तो माँ है, उसके बाद में शिक्षक आता है। और यही शिक्षक है, देखो बच्चे बचपन में तो बोलना चलना फिरना माता पिता ने सिखा दिया, ठीक है, लेकिन जब बच्चा क्या करता है, विद्यालय आता है, तो उनका सर्वांगीण विकास इसी विद्यालय में आता है, तो सीखता है, उनमें प्रतिभाओं की खोज होती है। नानकन लड़का रहते ना, ये पता नहीं रहे कि वो कौन क्षेत्र में आगे जाए। जब वो कक्षा पहली में भर्ती लेते तब हम लगने लगते कि लड़का चित्र बनाए में रुचि रखा थे, कि पढ़ाई में रुचि है, कि खेल कूद में रुचि है। तो ओकर प्रतिभा के खोज जब लड़का स्कूल में आते ना, तब हमला पता चलते ओकर टैलेंट के खोज कि ओकर कौन क्षेत्र में रुचि है, का वो एक्टिंग करना चाहते, कि डांसिंग करना चाहते, कि पेंटिंग करना चाहते, है ना। तो एक शिक्षक ही है जो उसका सर्वांगीण विकास करता है, साथ ही साथ उनकी जो इंटरनल क्वालिटी है, उनकी प्रतिभा है, उनकी खोज करता है। इसलिए शिक्षक को क्या होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। अब मैंने शुरू में भी बताया, मनोवैज्ञानिक मतलब लड़का के मन ला समझने वाला, कि वो लड़का का चाहते, तो रुचि कौन के क्षेत्र में है, का वह डांसर बनना चाहते, इंजीनियर बनना चाहते, डॉक्टर बनना चाहते, पेंटर बनना चाहते, या एक्टर बनना चाहते, आज वह काय विषय पढ़ना चाहते, ओकर मन आज पढ़े के हवाए धन्य। तो हर चीज़ ला समझना मतलब ओकर लड़का के मन ला समझना ही एक शिक्षक के जिम्मेदारी होता है। ठीक है, तो आज की इस क्लासेस में इतना ही करेंगे साथियों। देखिए,
पूरे 24-25 क्लासेस आपकी चलेंगी। प्रतिदिन एक एक क्लासेस शॉर्ट वीडियो ही रहेगी, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखे हम, ठीक है। हमारी रेगुलर क्लासेस चलेगी। PDF नोट्स अवेलेबल हैं। आप यदि लेना चाहते हैं तो नीचे आपको रेड कलर में स्लाइड यहाँ पे दिख रहा है, उसी नंबर पर आपको सिर्फ व्हाट्सअप करना है और आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगी। सिर्फ शिक्षण अभिरुचि के नोट्स आप 100 रुपये शुल्क के साथ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अलग अलग विषयों की जब क्लासेस चलती जाएंगी तो आपको जो है नोट्स प्रोवाइड होती जाएंगी बिल्कुल लोअर फीस के साथ। हालांकि पूरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी को दूंगा, आप चाहें तो नोट्स बना सकते हो, लेकिन कम शुल्क के साथ आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप चाहें तो बिल्कुल आप परचेस कर सकते हो। चलिए इस सेशन को हम यही समाप्त करेंगे। कल की हमारी जो क्लासेस चलेंगी एक नए टॉपिक रहेगा और नए टॉपिक में हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे जो आपके प्री BEd प्रवेश परीक्षा 2025, प्री DLED प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। विमल सर को इजाज़त दीजिए, बने रहिए हमारे साथ CG जॉब एजुकेशन के साथ। जय हिंद।